हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट बी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी कि देखो बेटा, जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में बिल्कुल कलेक्शन ऑफ डाटा, जो हमने किसके थ्रू किया था, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, सैम्पलिंग और सेंसस के थ्रू। अब जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उनको। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेथड्स क्या हैं क्लासीफाई करने के, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासीफाई करने का मतलब होता है डिवीज़न करना, ठीक है, यानी बांटना, डिवाइड करना। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वी मेक सम amendments and let them pass through some process to make the data more comparable and understandable। कहने का मतलब ये है, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को तो हम उस डाटे को क्या बना लेते हैं, मोर कंपेरेबल बना लेते हैं, ताकि हम उस डाटा को किसी और डाटा से कंपेयर कर सकें, और अंडरस्टैंडेबल बना लेते हैं ताकि बाकी लोग भी उसको अच्छे से समझ पाएँ। सो द एडिटिंग इज़ परफॉर्म फॉर वेरियस पर्पस। जब हम इन डाटा को प्रोसेस से गुजारते हैं तो हम उसमें एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, कटाई छटाई, यानी कि जो चीज़ आपको लगती है कि एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बेले एंड कमिंस वी एडिड डाटा फॉर कंप्लीटनेस, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जो हमारे वो इकोनॉमिस्ट्स हैं बेले एंड कमिंग्स, उनके अकॉर्डिंग जो डाटा है हम इसलिए एडिट करते हैं ताकि हम डाटा को कंप्लीट कर सकें, उनमें यूनिफॉर्मिटी ला सकें। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम, ठीक है, कि जो भी डाटा प्रेजेंट करे वो क्या हो, सेम थिंग प्रेजेंट करे। कंसिस्टेंसी लेकर आ सकें एंड एक्यूरेट, कि जो रिजल्ट है उसको वो एक्यूरेट निकले। कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का मतलब लॉन्ग लास्ट के, लंबे समय तक सेम रिजल्ट शो करे। ठीक है, सो आफ्टर द डाटा हैव बिन प्रॉपरली एडिटेड, जब हम डाटा प्रॉपरली एडिट कर लेते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उनको निकाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आफ्टर द डाटा हैज़ बिन प्रॉपरली एडिटेड वी प्रोसीड फॉर क्लासिफिकेशन। As raw data are heterogeneous, we arrange the data into various groups or categories of homogeneous nature। क्योंकि जब हम शुरू में डाटा कलेक्ट करते हैं, जो रॉ डाटा होता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग नेचर होता है वहाँ पे सबका। ठीक है, यानी कि अगर हम मान के चल रहे हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो +1 की ले रहे हैं, +2 की ले रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड के ले रहे हैं, 7 स्टैंडर्ड के ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डाटा हेट्रोजीनियस हो गया। बट अगर हम बात करें, इनको क्लासीफाई कर दें कि 6 स्टैंडर्ड के बच्चों की अलग हाइट लें, 7th की अलग हाइट लें, 9th की अलग लें, तो वो होमोजीनियस नेचर का हमने कर दिया। हमने क्या किया कि जो हेट्रोजीनियस था, अलग अलग क्लासेस का जो डाटा था उसको हमने होमोजीनियस में कैसे कर दिया, हमने प्रॉपर एक क्लास ही अलग कर दी। ठीक है, सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा into sequence and groups according to their common characteristics और separating them into different but related parts। तो अभी जब मैंने बात की थी हाइट की, तो उसमें क्या किया था, हमने अरेंज कर दिया था ना डाटा क्लास के अकॉर्डिंग, के 6 क्लास के बच्चे अलग, 7th क्लास के बच्चों की हाइट अलग। तो इसमें यही बात बोला गया है क्या, कि हम जो डाटा है उसको अरेंज करते हैं सीक्वेंस में और ग्रुप्स में, किसके अकॉर्डिंग, उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। सो क्लासिफिकेशन मीन्स it is a process of arranging data into groups or classes or categories according to their कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। हम इसमें सबसे मेन बात किसकी करते हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट्स और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, यानी मेरिट्स मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं क्लासीफाई करने के। ठीक है, तो
तो सबसे पहले देखो, इट मेक्स डाटा कंपैरेटिव। किसके लायक बना देता है? कंपैरिजन करने के लायक बना देता है डाटा को, कि हम एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर कर सके। जैसे 6th क्लास के स्टूडेंट की हाइट को हम 7th क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। इट मेक डाटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्योंकि अट्रैक्टिव कैसे बनेगा? क्योंकि अगर मान के चल रहे हैं हम सारी चीज़ें एक ही डाटा में डाल देते हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, ना ही इफेक्टिव लगता है, समझ में नहीं आता कि डाटा में वो कहना क्या चाहता है। बट जब हम उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं तो वो इफेक्टिव भी हो जाता है और अट्रैक्टिव भी। इट मेक्स वेरी सिंपल। देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो डायरेक्ट अगर हमें क्लासीफाई करने से मिल जाती है तो क्या हो जाता है? वेरी सिंपल कर देता है वो डाटा को। इट क्लियरली शो डिफरेंस मतलब जो अब मान के बात कर रहे हैं कि किसी में जो अलग अलग चीज़ें शो कर रहा है वो देखते ही पता चल जाती है। जैसे अगर मैंने अभी हाइट्स को ही लेके चल रहे हैं हम, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट 7th क्लास की अलग से पता चल जाएगी और 12th क्लास की अलग। इट मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल बाय नॉर्मल पीपल। ठीक है, अगर हम डाटा को नॉर्मली अगर क्लासीफाई कर देते हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। इट इज़ अ साइंटिफिक अरेंजमेंट। वर्ड देखो बेटा, साइंटिफिक अरेंजमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी से ही नहीं क्लासीफाई कर देते कि किस में कुछ डाल दें, नहीं। अगर हम हाइट की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 4.6, 4.7, 4.8 इस तरह से लिखेंगे, या नेम वाइज लिखेंगे या क्लास वाइज लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं? एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? साइंटिफिक अरेंजमेंट। इट अरेंज डाटा होमोजीनियसली। होमोजीनियस डाटा को कलेक्ट करता है ना, कि हेट्रोजीनियस सारे होते हैं और उसमें से होमोजीनिटी को छांटता है। इट मेक्स डाटा रेडी फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। जब हम डाटा को क्लासीफाई कर लेते हैं, बाद में उसको हम फर्दर प्रोसेस के लिए, जैसे अगर हमें टेबल बनानी है तो ग्राफ बनाने हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इट रिमूव्स इरेलीवेंट पोर्शन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डाटा एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया जाता है वो इसके थ्रू हटा दिया जाता है। इट इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ डाटा। क्योंकि जब हमें डाटा करेक्ट वो सीक्वेंस में मिल जाता है तो ऑब्वियस है कि उसकी यूटिलिटी हमारी नज़रों में बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? क्लैरिटी। तो जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं डाटा, वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी क्लियर दैट विच यूनिट विल बी इन विच क्लास। पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किस क्लास में है। तो कैसा होना चाहिए? डाटा क्लियर होना चाहिए। सेकंड है कॉम्प्रीहेंसिव और एग्जॉस्टिव। कॉम्प्रीहेंसिव कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप कोई यूनिट डाटा में डाल रहे हो अपने, उसकी क्या होनी चाहिए? एक सर्टन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव और एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ चीज़ों को तो ले लिया और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। सो नो यूनिट शुड रिमेन आउटसाइड द टेबल। होमोजेनिटी की बात हुई है कि हम सेम करेक्टर के जो यूनिट्स होते हैं उनको ही हम एक इसमें डालते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? होमोजेनिटी बोला गया है। देन है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो इंक्वायरी करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज कुछ है और कल को कुछ और हो जाए। ठीक है, देन सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये किसके लिए सूटेबल होता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो वी मस्ट बी अवेयर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्लास शुड बी अकॉर्डिंगली डिवाइड। तो जिस चीज़ के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा मेन पर्पस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए? क्लासीफाई करना चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन फूड फॉर इनकम लेवल 10 to 12,000 शुड बी अकॉर्डिंग टू इनकम एंड नॉट एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या मेन पॉइंट रखा है? इनकम। तो इनकम से ही रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए। तो जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा उसका मेन पर्पस है उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल होना चाहिए। इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब है कि जो इलास्टिसिटी हमने चैप्टर पढ़ भी चुके हैं कि चेंजेबल। ठीक है, तो जो डाटा होता है वो अकॉर्डिंग टू पर्पस हम चेंज कर सकते हैं। So a good classification must be elastic. If anyhow the purpose is changed, the data must be इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो अगर पर्पस चेंज हो गया तो हम डाटा को भी चेंज कर सकें। फिर बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि एक बार आपने क्लासीफाई कर लिया तो आप उसको चेंज ना कर पाएँ। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बार बार हम उसको चेंज करते रहें, यानी कि अभी कुछ और डाटा कलेक्ट कर लिया फिर कुछ और डाल रहे हैं फिर कुछ और डाल रहे हैं, नहीं। ठीक है, सो कोशिश यही करनी चाहिए दैट नो चेंज इज़ नीडेड फॉर स्मॉल चेंजेस, कि थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ भी है तो हमें डाटा चेंज करने की नीड ना पड़े। फिर बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में क्या बोल रहे हैं कि डाटा जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कि आगे हम उसको टेबल फॉर्म में भी लिख पाएँ, ग्राफिकल फॉर्म में भी लिख पाएँ, कोई शेप डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें भी प्रेजेंट
कर सकें। देन बात कर लेते हैं, 9th है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि इट शुड बी इन अ पोजीशन सो दैट डाटा में बी एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है, जब हम कोई डीपली कोई चीज़ को जानते हैं ना अच्छे से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनालाइज करना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो डाटा हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसको हम ईजिली क्या कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ। इसके बाद बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम जो क्लासिफिकेशन है वो किस मेथड से करते हैं। तो बेटा देखो, जो क्लासीफाई करने के मेथड्स हैं वो अलग अलग है। फर्स्ट है हमारा जोग्राफिकली, तो वर्ड से समझ लेते हैं। जोग्राफिकल रिलेटेड होता है प्लेस से। किस रिलेटेड होता है, प्लेस से। तो जब हम प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, डाटा क्लासीफाई करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर क्रोनोलॉजिकल में हम टाइम से रिलेटेड बात करते हैं। किससे रिलेटेड, टाइम से। और थर्ड है हमारा कंडीशनल। कंडीशन में क्या होती है, कंडीशंस दी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और क्वालिटेटिव होती है, देन क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है और एक मैनीफोल्ड। और क्वांटिटेटिव किससे रिलेटेड होगा, नंबरिंग से। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन प्लेस से रिलेटेड है, तो इट इज़ अ बेस्ड इज जोग्राफी, दैट इज़ हेयर क्लासिफिकेशन इन डन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ लोकेशन की बात करें। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे स्टेट दिया और पॉपुलेशन दिया, तो पंजाब हमारी लोकेशन होगी और पॉपुलेशन ये हमारे क्या हो गया, दी हुई है 2.26। हरियाणा की अलग पॉपुलेशन, हिमाचल की अलग, जम्मू कश्मीर की अलग। तो ये हमने डाटा किसके अकॉर्डिंग कलेक्ट किया है, लोकेशन के अकॉर्डिंग। फिर बात करें क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्रोनोलॉजिकल में टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो पॉपुलेशन देख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ईयर की। 1971 में कितनी थी, 81 में कितनी थी, 1991 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी। पहले वाले में हमने किसके अकॉर्डिंग देखी थी, प्लेस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड में हम किसके अकॉर्डिंग देखना है, ईयर। तो क्रोनोलॉजिकल किससे रिलेटेड है, ईयर, यानी कि टाइम से रिलेटेड है। अगर थर्ड की बात करें कंडीशनल, कंडीशन में क्या होता है, हमें कंडीशन दी हुई होती है। ठीक है, so here data is adjusted according to the condition of the variable. If we get weight of students of +2, वी विल हैव टू प्रोसीड एज shown। अगर मान के चलो हमें निकालने हैं, वेट निकालना है +2 के स्टूडेंट का, कि किसका कितना वेट है, हाइट निकालने, तो हमारी एक कंडीशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा क्लासीफाई करते हैं। ओके, देन बात कर लें क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव से क्लियर हो रहा है, इसमें नंबरिंग में होगा सब कुछ। ठीक है, सो इट्स बेस्ड इज द डाटा इन न्यूमेरिकल फिगर। किस फिगर में होता है, न्यूमेरिकल फिगर्स में। हियर द डाटा इज प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लासेस इन टेबल एज शोन इन फिगर। अब बता रहा है कि कैसे, जैसे मार्क्स आप निकालो 30 to 40 कितने बच्चों के आए हैं, 40 to 50 कितने के आए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो बेटा वर्ड क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटी से किससे रिलेटेड, मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट से। किससे रिलेटेड है, क्वालिटी यानी उसके एट्रीब्यूट से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर हम लिटरेसी बेस पे निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे निकाल रहे हैं, जेंडर बेस पे निकाल रहे हैं, तो ये सारे हमारी क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, तो जब हम क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को। इसमें हम दो तरह से करते हैं, एक सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, सिंपली उसको क्लासीफाई कर रहे हो, या तो चीज़ अच्छी है या बुरी है। ठीक है, अगर हम चीज़ की बात करें तो या तो गुड है और बैड है। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो देखो बेटा, या तो पर्सन जो होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयड होगा या अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है, अगर हम लिटरेसी की बात करें तो पर्सन लिटरेट होंगे या इलिटरेट होंगे। अगर हम बात करें एजुकेशन की बात करें, या फिर हम बात करें कि जो चाइल्ड है या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर, सिर्फ किसको लेके चलते हैं, इसमें हम 2 क्वालिटीज़ को लेके चलते हैं। कितनी क्वालिटीज़ को, 2 क्वालिटीज़ को। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो कितनी क्वालिटी चलेगी इसमें, 2, गुड और बैड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बट अगर हम मैनीफोल्ड की बात करते हैं तो मैनीफोल्ड में देखो क्या होता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जहाँ पर हम 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की, यानी कि अब हम उनमें जो विशेषताएं देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, वो 2 से ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया मेल
और फीमेल में। यहाँ तक तो ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ दो चीज़ लेके, या तो पॉपुलेशन मेल होगी या फीमेल होगी। बट अगर जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या कहलाता है वो हमारा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो देखो बेटा, मेल को आगे हमने डिवाइड कर दिया किस में, लिटरेट और इलिटरेट में। फिर लिटरेट को आगे डिवाइड कर दिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। फिर इलिटरेट में डिवाइड कर दिया कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। फीमेल में भी ऐसे किया, लिटरेट को एम्प्लॉयड में, इलिटरेट को भी एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड में। तो हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो और आप इससे अच्छे से नोट्स बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।